खुशामदीद। सिर साहब, अच्छी बातें बजट में क्या क्या हैं वो आप बता रहे थे। बात कर रहा था। अगला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ये वोंट अप्लाई टू फौजीज एंड ब्यूरोक्रेट्स। ठीक। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो फाइलर है और नॉन फाइलर, फाइलर 3% दे, नॉन फाइलर 5% दे। मैं समझता हूँ नॉन फाइलर के ऊपर ज़्यादा करनी चाहिए थी, 10% करनी चाहिए थी। अच्छा। मगर इन्होंने नहीं की। मगर चले कम से कम फ़र्क तो रखा है फाइलर में नॉन फाइलर में। फिर उन्होंने ये किया है कि जो घर हैं जो 2000 स्क्वायर यार्ड का जो घर है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। अच्छा। एक किस्म का वेल्थ टैक्स ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो घर तो आपने बनाया हुआ है काफ़ी अर्से से, अब उसके ऊपर भी सालाना उन्होंने एक प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया कि 5 लाख रुपए आप वो भी दें। इतने बड़े घर लेके बैठे हुए हैं तो अच्छी बात है, जितने ज़रा बड़े घर हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। हाँ, लेकिन बात ये वो टैक्स पे भी करें ना। मगर ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो है ना, ये अप्लाई कर रहा है टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ओनली। हाँ, वो जो वहाँ फार्म हाउसेज बने हैं ना, बनीगाला और इधर उधर फार्म हाउसेज बने हैं बहुत सारे, जो कि फार्म लैंड था, उन्होंने घर बना लिए वहाँ। अच्छा। और उसके ऊपर आपको पता है अभी तक रेगुलराइजेशन के ऊपर मसले बने हुए। लोगों ने फार्म हाउसेस बनाने थे, उन लोगों ने फुल फ्लैश घर ही बना लिए। फार्म हाउस होता है कि ये एक टॉयलेट रख लें और एक बैठने की जगह बना। फार्म हाउस है ना, तो आपने फार्मिंग करनी है वहाँ। ये तो नहीं कि आपने एक रेजिडेंशियल घर बना देना है, 5 बेडरूम घर बना देना है। तो ऐसे ही होता है फार्म हाउस का मतलब। मगर वो इलाका जो था वो डिमार्केटेड एज फार्म लैंड। तो इसलिए जिन्होंने वो जगह खरीद के वायलेट किया, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई होती रही, मगर कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। लोग जाके स्टे ले लेते रहे एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा। और खान साहब, इमरान खान ने भी नहीं किया था, फिर वो साकिब निसार साहब एक फरिश्ते के तौर पे आए, उन्होंने रेगुलराइज कर दिया खान साहब का थोड़े से पैसे लेके। तो मतलब इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं। अब इन्होंने कहा कि वहाँ जिन लोगों के घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया है सालाना। ये अच्छा किया बिकॉज पहले गलत काम हुआ था। ठीक। इसी तरह स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी है। अच्छी बात है, घरों के ऊपर, बड़े घरों के ऊपर। आगे आइए, 15% कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है इंस्टेड ऑफ 20% इन द केस ऑफ स्टॉक फंड। कैपिटल गेन्स 20% था, उसको अब 15% कर दिया। वो स्पेशल कैटेगरीज हैं स्टॉक फंड की, डिविडेंड रिसीट्स की, लेस देन कैपिटल गेन्स वगैरह। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो एक प्रपोजल थी कि उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए, वो नहीं लगाया इन्होंने। अच्छा। वो जो टेलीफोन कॉल्स है, अच्छा किया। इन्होंने फाटा को फिर से कोई टैक्स नहीं लगाया फाटा में। अब बात ये जी, इस पर 2 राय तो हो सकती है। एक राय ये है कि फाटा बैकवर्ड एरिया है और वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोगों की आमदन भी कम ही है, तो वहाँ टैक्सेस नहीं होने चाहिए। दूसरी ये है कि वो अब इंटीग्रेट हो गया केपी में, अब फाटा तो रहा नहीं, अब तो वो केपी का हिस्सा बन गया और वहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। तो अगर तो सारे केपी के ऊपर जो टैक्सेस है वहाँ भी अप्लाई होने चाहिए, मगर इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अभी भी फाटा को प्रोटेक्ट किया है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये। इसी तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर और जम्मू और आज़ाद कश्मीर में सेल्स टैक्स, बिजली वगैरह के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगने दिए। अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ, आपको पता ही है, शोर पड़ा हुआ था कि करते तो पता नहीं क्या हो जाता, वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, खून खराब हो जाता। मगर इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सोने की इंपोर्ट, उससे टैक्स हटा दिया, उससे जीएसटी नहीं लगाया उसको, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जी। इससे क्या ये सोना, ये बिल्कुल गलत काम किया उन्होंने। अब सोना किस लिए आता है इस मुल्क में? इंपोर्ट होता है कहाँ से? जहाँ से भी आता है। तो क्यों? आपके जेवर के लिए, ठीक है, आपकी चूड़ियों के लिए, ठीक है, और से सोने का क्या इस्तेमाल है इस मुल्क में? सिर्फ ज्वेलरी एंड इसी किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल है ना। थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ होगी, मगर ज़्यादातर तो कंज्यूमर इस्तेमाल है। तो वाई इसके ऊपर लगाना चाहिए था ना, इसको एग्जाम्प्ट नहीं करना चाहिए था। इसको क्यों एग्जाम्प्ट किया? इसका मतलब है कोई बहुत पावरफुल लॉबी ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है इस चीज़ में। तो ये गलत काम हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरीके के साथ इन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी समझ नहीं मुझे आ रही। यहाँ देखिए 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो हैं जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। फिर वो हैं जो पाकिस्तानी है बाहर रहते हैं जी, और रेजिडेंसी उनकी बाहर है। फिर वो हैं जो पाकिस्तानी हैं, रेजिडेंसी यहाँ है, और वो हैं जो बाहर के रहते हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंसी बाहर है, मगर आपस में कारोबार भी करते हैं।
अच्छा। पहले ये होता था कि जो रेजिडेंट्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता था, जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स नहीं है वो जहाँ रेजिडेंट है वहाँ टैक्स देते हैं, तो यहाँ नहीं देते वो। अच्छा। अब इन्होंने ये किया कि आप वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, मगर आप यहाँ की हैं, मैं वहाँ का हूँ, आप और मैं एंकरिंग कर रहे हैं, तो वो जो इनकम हमें आ रही है वो कह रहे हैं कि ये एक किस्म की पार्टनरशिप है। ठीक है। तो आप होंगे बाहर के, मगर आप काम हमारे किसी के साथ कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो इस किस्म की बात इन्होंने कर दी। ये प्रॉब्लम बनेगा इनके लिए, बिकॉज बाहर के जो कानून है वो ये कहते हैं कि जो भी इनकम आप, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, आप अगर अमेरिकन नेशनल हैं और ड्यूअल पाकिस्तानी भी हैं, अमेरिकन लॉ ये कहता है कि आप जो पाकिस्तान में इनकम अर्न करते हैं वो टैक्स अमेरिका में होगी, ग्लोबल इनकम अमेरिका में टैक्स होगी, एज लॉन्ग एज यू आर एन अमेरिकन सिटीजन। स्पेंड वहाँ कर रहे हैं इसलिए नहीं, स्पेंड वहाँ, वेल यस, वेल यू कैन स्पेंड एनीवेयर, बट इफ यू आर एन अमेरिकन सिटीजन देन यू आर अ टैक्स पेयर इन अमेरिका फर्स्ट। हमारा इंडिया पाकिस्तान का ये कुछ कानून ऐसे हैं कि आप डुअल सिटीजनशिप क्योंकि आपको है, तो वो ये है कि आप जहाँ चाहें टैक्स दे दें वहाँ, आप यहाँ टैक्स देना चाहें दे दें, वहाँ देना चाहें दे दें। अच्छा। मगर अमेरिका अलाउ नहीं करता, यूके अलाउ कर देता है। अच्छा। यूके के साथ ये एग्रीमेंट है, या आप वहाँ दे दें या आप यहाँ, मगर वहाँ जो इनकम आप कमाते हैं यूके कहता है वो उसका टैक्स वहीं देना पड़ेगा। हम कहते हैं जो यहाँ इनकम कमाते हैं इसका टैक्स यहाँ दें। ओके। मगर जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ भी जो इनकम कमाते हैं उसका टैक्स वो कहते हैं वहाँ दें। तो इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे इनको। अच्छा। कि ये कैसे है, कौन करेगा, कहाँ टैक्स देना है, कहाँ नहीं देना। आगे आइए, अब इन्होंने पहले ये था, हाँ ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक नया ये चीज़ आई है, हाँ वो ये है आयशा कि ऐसे है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की जी, इनकम टैक्स की तरफ से कोई आपको खत नहीं आया कि आपने गलत किया या सही किया। अगले साल आपने फिर एक फ़ाइल कर दी, तीसरे साल फिर एक फ़ाइल कर दी, चौथे साल फिर फाइल कर दी, छठे साल, पाँचवें साल फिर फाइल कर दी। एक दिन इनकम टैक्स जागता है और कहता है ओए एक ही हो रहा है, अच्छा ये तो गड़बड़ हो रही है कोई, तो वो आपके पिछले 5 साल के खोल लेता। ठीक, कहता 5 साल पुराने दिखाओ। कानून इस वक्त ये था कि 5 साल पुरानी चीज़ भी आप खोल सकते हैं। अच्छा। 6 साल पुरानी नहीं खोल सकते। हाँ, ये तो था रूल। हाँ। 5 साल तक आप खोल सकते हैं, आपने नहीं खोला पहले के डजंट मैटर, मगर 5 साल से ऊपर हो जाए तो आप हाथ नहीं लगा सकते जो पुरानी चीज़ है। अब ये कहते हैं कि वो भी खुल जाएगा, क्योंकि टाइम जब से नोटिस आपको आएगा, अच्छा। हाँ वो 4 साल के बाद नोटिस आए, वो कहते हैं कि उस 4 साल के बाद हम गिनना शुरू करेंगे 5 साल। ये नहीं कि जब टैक्स ईयर था जिस साल आपने फाइल किया था। अच्छा। तो इसके साल बहुत बड़ा एक गैप है। हाँ। जो कि इनकम टैक्स की अपनी नाअहली की वजह से बहुत से लोग जो थे वो यूज्ड टू गेट अवे विद इट। ओके। तो वो भी अब एक एरिया ब्लॉक हो जाएगा। ओके। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अनफॉर्चुनेटली अपना होमवर्क करते नहीं है और फिर ये सारे मसले बन जाते हैं, बाद में बिल्ड हो जाता है ना कि सारा कुछ। तो अभी वी आर शॉर्ट, तो अभी टाइम है कि आखिरी बात यह है कि वो बड़ा रोना धोना शुरू हुआ है कि पैकेज मिल्क के ऊपर और स्टेशनरी के ऊपर क्यों टैक्स लगा दिया। मैंने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के किताबों के मत लगाएं, तो उन्होंने, मैं वेरी ग्रेटफुल, उन्होंने एक ही चीज़ है जिसको एग्जेम्पशन दे दी है, वो है बुक्स। अब पैकेज मिल्क वाले जो हैं वो उन्होंने भी शोर किया, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन की थी कि दूध के ऊपर मत लगाएं, इट्स एन एलिमेंट ऑफ हेल्थ। दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका प्रॉब्लम ये है कि टैक्स लगेगा उनके ऊपर, मगर वो जो बंदा दूध लेके आता है, पैकेज नहीं होता, वो उसके अंदर वो अपनी सीधी गाय से दूध, खुला दूध, हाँ। खुला दूध, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मगर जो लोग पैकेज करके दे रहे हैं फैक्ट्रीज वाले, हाइजीनिक दूध सब कुछ, उसके ऊपर टैक्स लगा दिए। तो इसके साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इन द मिल्क इंडस्ट्री, जाहिर है वो तो नाराज़ है कि ये क्या किया। तो ये मैं समझता हूँ कि आखिरी वक्त तक उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, मगर इन्होंने ये पैकेज मिल्क के ऊपर भी लगा दिया। उनका ये रोना है कि लगाते तो फिर सबके ऊपर लगाते हैं, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो दूसरे जो है उनके ऊपर अब कैसे लगाते, वो तो हाथ ही में नहीं आते, उनका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। ये कहते हैं जी इसका ये मतलब है कि अब लोग ज़्यादा वो दूध खरीदना शुरू कर देंगे और हमारी फैक्ट्रियाँ बैठ जाएंगी। तो ये कमजोरियाँ हम माजी की है ना, जो अब भरनी पड़ी है। तो ये इनके साथ मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती होगी, इनको छूट दे देनी चाहिए थी। चलें, मगर हमें खुशी इस बात की है कि किताबें और अखबारों के ऊपर नहीं लगा, वो तो काम आ गया है एहतजाज। तो इस किस्म की और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर मैं समझता हूँ ऑन द होल
3-4 मेजर आइटम्स हैं जो कि ज़्यादती की है इन्होंने। बाकी ये है कि अमीरों के ऊपर ज़्यादा और गरीबों पे कम, मगर मिडिल क्लास को ठोक दिया। अब आप देखें कि मिडिल क्लास को ठोक दिया। हाँ, सियासी तौर पर ये कितना बड़ा धचका साबित और इसकी ज़रूरत नहीं के थी, लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ। आपने डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर नहीं करना चाहिए था, इनडायरेक्ट तो सबको कर दिया आपने। वहाँ भी अगर आप चाहते तो IMF से बात करते कि ये जो सारा GST आप कह रहे हैं इसको 2-3 साल दें हमें, ठीक है, हम पहले 5% लगाते हैं, अगले साल 10%, फिर 15%। मगर बात यह है कि हम इस किस्म के झूठे वादे पहले भी करते हैं। वो आपने माजी की भी मिसाल दी थी ना, 96 में मैं तो खुद इन्वॉल्व था। बहुत सी प्रॉब्लम्स को बढ़ने दिया गया। Absolutely. और माजी की हुकूमतें इसकी जिम्मेदार रही। और अब ये सारा मलबा आन गिरा है पाकिस्तान की अवाम पे और इस हुकूमत पे, और फिर शहबाज शरीफ साहब को ये मलबा है। अभी भी IMF के मुतालिबात डू मोर के अपनी जगह बरकरार हैं। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से, और विजिट भी अभी आर्जी तौर पे कहा जा रहा है पोस्टपोन हुआ है। जुलाई के 2nd वीक में IMF टीम आएगी अगली किस्त के लिए, लेकिन बजट बहरहाल मंजूर हो गया। अब ये टैक्स वसूल कैसे होगा और इसके लिए निज़ाम मरबूत तौर पर कैसे काम करेगा, माजी में जहाँ जहाँ खराबियाँ हुई वो दूर कैसे की जाएंगी, ये इस हुकूमत के लिए चैलेंज है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, अपने पहले शो में ही आपने अदालतों के किरदार के हवाले से कहा था कि आगे जाके अदालतें बहुत किरदार अदा करेंगी हमारी पॉलिटिक्स में, सियासी मंजरनामे में भी, तो वही हमने होता हुआ देखा है। और आज 2 बड़ी अहम खबरें थी। एक लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद करीम, उनके जो SOPs आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिनल्ला का एक नोट सामने आया है, मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें, लेकिन वो कुछ हट के बात है। मैं चाहती थी कि आप उस पर भी रोशनी डालें, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपसे सवाल जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत अरसे से इग्नोर हो रहे हैं, तो फिर आपको मेरा ख्याल है आज जज हजरात को जैसे कहते हैं छुट्टी दे दें। लेकिन जजों ने आपको छुट्टी नहीं देनी। नहीं तो वो बात करेंगे अगले हफ्ते, और भी बहुत कुछ हो चुका होगा, फूलों के नीचे से और भी पानी गुजर चुका होगा, अगले हफ्ते कर लेंगे।